पहला ही चैप्टर है क्लास 9 का। और ऐसे संख्या पद्धति के विषय में आपको जानकारी आप 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब है कि इसमें ये जो चैप्टर है संख्या पद्धति वाला, तो ये 9th और 10th दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि संख्या पद्धति के बिना आप संख्याओं को ठीक से जब तक नहीं समझेंगे, कई प्रकार की जो संख्याएँ पढ़नी है, तब तक आप जो है कि एक अच्छी जानकारी अपने मैथ में नहीं हासिल कर पाएंगे। तो संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर भी हैं आपको पढ़ने इसमें। पहला ही जो इसमें चैप्टर है पूरे सभी संख्याओं की जानकारी है। तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने संख्याओं के विषय में पढ़ा है। जैसे आप संख्या रेखा के बारे में भी आप जानते होंगे कि मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा है, जिसमें बीच में ये शून्य होता है, और यहाँ पे आप जब इसके राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये नंबर सिस्टम है। तो इसको संख्या रेखा है जिस पर हम संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये 1, 2, ये 3, फिर ये 4। इसी तरह से जब हम इसके बाएं तरफ जाते हैं तो ये हमको संख्याएं नेगेटिव मिलती हैं, यानी कि माइनस वाली संख्याएं मिलती हैं, ऋणात्मक जो संख्याएं हैं। तो ये संख्या रेखा आप इसको देखे होंगे, ये नंबर लाइन है। अब इस संख्या रेखा पर हम विभिन्न संख्याओं को जानते हैं और उसको निरूपित भी करते हैं। अब इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है जो आपके किताबों में दिया हुआ है, जो आप NCERT या कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये शून्य है, ये बिल्कुल बीच में है, और यहाँ से ये हम चलते हैं इधर। तो इधर अगर हम मान लेते हैं कि अगर आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमको 1, 2, 3, 4 ऐसे ये संख्याएँ और आगे बढ़ती जाएंगी। इसी तरह से जब हम इसके बाएं जाते हैं, यानी कि ये लेफ़्ट साइड में, तो हमको यहाँ पे संख्याएं ही है 1, 2, 3, 4 यहाँ भी है 1, 2, 3, 4, लेकिन ये नेगेटिव में है। तो यहाँ पर अब इसी पर आपको 3 प्रकार की संख्या देखने को मिलेगी। ये गिनती की संख्या है, फिर ये नेगेटिव संख्या है, बीच में शून्य भी है। तो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा इसमें कि कौन कौन सी संख्याएँ हैं, और आखिर देखने में तो सब अंक ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम कैसे अलग अलग चीज़ों में हम बाँटते हैं। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ से चलते हैं, जब यहाँ से 1, 2, 3, 4 अगर ये बढ़ते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हम काउंटिंग के लिए हम इन संख्याओं का यूज़ करते हैं, गिनती के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो संख्याएं हैं तो ये बेसिकली ये क्या है कि ये गिनती की संख्याएं हैं। फिर तो इसे हम आप जानते हैं कि ये जो संख्याएँ हैं ये प्राकृत संख्याएँ कही जाती हैं, क्योंकि पिछले क्लास में भी आपको ये मिला होगा कि ये सब क्या है, तो ये प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या है। उसी तरह से आप देखिए, अब यहाँ पे जब हम इसके ऐसे चले तो ये प्राकृत संख्या मिल गई, नेचुरल नंबर है। अब फिर क्या है कि जब हम इसमें अब क्या करते हैं कि अगली बार में हम जब यहाँ पे इसको 0 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, जब अगर हम 0 से चल देते हैं, ये 0 से संख्याएँ ले लेते हैं, तो आप जानते हैं कि जब ये प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं, ये सब आपको 6, 7 क्लास में मिला होगा। और वैसे ही जब हम इसको 0 को शामिल कर लेते हैं तो जानते हैं कि जब 0 के साथ हम जब संख्या लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जब बढ़ते जाते हैं तो ये जो संख्याएँ होती हैं ये पूर्ण संख्या कहलाती हैं, और इसको हम कहते हैं यानी कि होल नंबर है, और ये होल नंबर पूर्ण संख्या है जिसमें 0 को शामिल कर लिया हम गिनती की संख्या में। तो ये और इसके जो संग्रह होता है पूर्ण संख्याओं का, उसको हम W से इसको डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याएँ यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं, और इसको जो प्राकृत संख्या का जो समूह होता है उसको हम N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए, यहाँ से 2 चीज़ मिलेगी। ये यहाँ से हम 1, 2, 3 शुरू करते हैं, गिनती की संख्या वो प्राकृत हो जाती हैं। फिर इन प्राकृत संख्याओं में जब हम 0 को मिला लेते हैं तो ये अब पूर्ण संख्याएँ हो गई। और फिर जब यहाँ से अब फिर एक काम कीजिए, आप फिर इसके अब यहाँ पे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में इधर घूम जाइए। अब क्या कीजिए कि आप फिर इन संख्याओं के समूह में फिर इसको भी शामिल कर लीजिए, जो यानी कि जो नेगेटिव संख्या यहाँ पे है -1, -2, -3, 4 जो संख्याएँ हैं, तो उसको जब आप उसको काउंट इसको मिला लेते हैं, यानी कि ये अब यहाँ से 0 के बाद से संख्याएँ जब हम चलते हैं इधर, तो ये जो अब इन सबको जब हम मिला लेते हैं, इस सबको कर लीजिए, तो ये जो संख्याएँ होती हैं ये मतलब ये पूर्णांक हो जाती हैं, यानी कि अब ये आपका पूर्णांक संख्या हो गई। यानी कि सबको जब हमने शामिल कर लिया, यानी कि यहाँ से गिनती की संख्या, फिर शून्य को, और फिर ये जो नेगेटिव संख्याएँ हैं, तो इसको जब करते हैं तो ये पूर्णांक संख्या हो गया, यानी कि ये हो गया आपका इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे 3 प्रकार की संख्याएं हैं। लेकिन अब ये सोचना है यहाँ पे कि अब इसका जब हम लोग जब इसका हम पूरा डिफिनीशन जब हम लिख लेंगे वो तो आप, लेकिन पहले आप यहाँ समझ लीजिए। तो ये 3 प्रकार की संख्या यहाँ पे हैं,
लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या यहाँ पे और भी कुछ संख्याएं बची हुई हैं, यानी कि क्या ये प्राकृत हो गया, फिर ये पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत ये पूर्णांक हो गए, तो क्या इसके बाद शेष संख्याएं अब नहीं हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने देखा 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पे 1/2, 1/4, इस तरीके से जो संख्याएं हैं। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पे जब हम करते हैं 1 और 2 के बीच में करते हैं, तो यहाँ पे आपको भी संख्याएं मिलती हैं। तो संख्याएं यहाँ अभी और भी हैं, और उन संख्याओं को हम किस रूप में जानेंगे, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, जो कि अब ये प्रत्येक जो है कि दो हम जो संख्याएं देख रहे हैं उसके बीच में है, जैसे 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1/2, 1/3 या फिर जो भी ये जो संख्याएं हैं सब ये जो बच रही हैं, तो ये भी संख्याएं हैं, और इसको हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, यानी कि जो भिन्न के रूप में संख्याएं पाई जाती हैं और ये p/q के फॉर्म में होती हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ से सारा डिफिनीशन आपको हम बता देंगे, लेकिन ये हमने सोचा कि आप संख्या रेखा पर जब तक आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा मतलब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बताने के बाद भी बराबर ये कन्फ्यूजन होता है लड़कों में। अब इस तरीके से ये हमारी परिमेय संख्या, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 4 संख्याएँ हो गई, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर ये पूर्णांक हो गए, फिर यहाँ पे अब जो आ रहा है यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा, जो भिन्न के रूप में जो संख्याएँ आएंगी। तो अब इन्हीं सभी संख्याओं का हम यहाँ पे डिफिनीशन अब देख लेते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे भी अब हम अच्छे से समझ लेंगे इसको। अब यहाँ से एक बात और बता देते हैं कि जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जो p/q के फॉर्म में होंगी, यानी कि जो भिन्न के रूप में, तो इन परिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम q से हम डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ से क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्याएँ यानी कि जो n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से, इंटीजर्स को यहाँ पे z से, इंटीजर्स का जो समूह होता है यानी कि जिसमें हम ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, तो इसके समूह को z से शामिल कर ये सूचित करते हैं, और परिमेय संख्या है उसको हम q से डिनोट करते हैं। अब आइए यहाँ पे सबका डिफिनीशन हम देख लेते हैं। तो आप इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं और इसके बाद से इसको समझ सकते हैं। हमने वहाँ भी बताया था कि जो प्राकृत संख्या होती है वो गिनती की संख्या है, यहाँ पे लिख लीजिए, और इसको हम डिनोट करते हैं n से, और इसलिए यहाँ पे n का जो मान होगा यानी कि प्राकृत संख्याओं का जो समूह है, यानी कि ये गिनती की संख्याएं हैं, ये इन्फिनिटी तक यहाँ पे जाएगा, यानी कि अनंत तक यहाँ पे होगा ये। और इसी तरह से ये जो पूर्ण संख्या है ये प्राकृत संख्याओं का ही समूह है, लेकिन उसमें सिर्फ शून्य को यानी कि 0 को जब हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये जो हमारा समूह होता है यानी कि इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं, इसलिए इसके समूह को हम w से सूचित करते हैं। इसके बाद से बच रहा है वही ये पूर्णांक संख्या क्या है, तो उसको भी बता देते हैं, और उसके बाद से परिमेय संख्या, तो इसकी क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो बाकी की जो यहाँ पे संख्याएँ थी, यहाँ की ये पूर्णांक है जिसको हम अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं, और हमने बताया था कि संख्या रेखा पे कि अगर ये कोई संख्या रेखा है तो यहाँ पे बीच में शून्य होता है, और इसका आप जब राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे हमें गिनती की संख्याएँ मिलती हैं, और जब हम इसके लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपको निगेटिव संख्याएँ मिलती है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएँ मिलती हैं। तो इस तरीके से ये जो है कि ये अगर हम इस सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि n से डिनोट करते हैं, अगर हम शून्य को मिला लेते हैं तब ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो जाती हैं, और जब हम इन सबको ये शामिल कर लेते हैं इसमें, यानी कि प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम निगेटिव संख्याओं को भी यानी कि जो ऋणात्मक संख्याएँ हैं, ऋणात्मक संख्याओं को भी जब हम शामिल कर लेते हैं तब ये जो है कि हमारा ये हो जाता है पूर्णांक, यानी कि तब हम इसको z से यानी कि इंटीजर्स कहते हैं, और इस तरीके से ये हमारी संख्याएँ हैं। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, आप डिफिनीशन में देख सकते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसके बाद से फिर अभी भी कुछ संख्याएं बच जाती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में, दो प्राकृत संख्याओं के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पे हमको और भी संख्याएं मिल जाती हैं, यानी कि 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं मिल सकती हैं, 1/2, 1/3, 1/4, इससे जो भी संख्याएँ हैं, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच में ऐसी संख्या आपको मिल जाती हैं, और वैसी संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्या। यानी कि ये जो है कि ये संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या का भी यहाँ पे डिफिनीशन है, जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, और ये संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं, और परिमेय संख्याएं इसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो p/q के रूप में जो संख्याएँ आती हैं, तो यहाँ पर ये p और q दोनों ही क्या होता है, दोनों क्या होता है, ये पूर्णांक होता है, ये p और q पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि q ≠ 0, यानी कि q 0 नहीं होता है,
क्योंकि Q 0 हो जाएगा तो फिर ये संख्याएं परिमेय नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P Q दोनों पूर्णांक होते हैं और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। और सबसे बड़ी बात है कि परिमेय संख्याओं के समूह को हम Q से डिनोट करते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सब परिमेय संख्याएं हैं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा गया है। 1/2, 3/4, ये शून्य भी हैं जो 0 हो, 0 को भी हम ये परिमेय संख्या मानते हैं। यहाँ से कुछ बातें सीखने को मिलेंगी आपको कि ये जो शून्य है हम इसे भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी संख्या को, सिंगल संख्या को ले सकते हैं। 2, 5, ये 3, ये सभी के सभी परिमेय संख्या हैं। यानी कि यहाँ से क्लियर है कि हम किसी भी संख्या को जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को परिमेय संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि हम शून्य को चाहे तो हम 0/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या की, ये P/Q के रूप में इसका हम इसको लिख सकते हैं और इसके वैल्यू में भी कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से जब हम किसी नेगेटिव संख्या को लेते हैं, यानी कि -2 है, यहाँ हम -2/1 इसको लिख सकते हैं। जब नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। इस तरीके से ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। तो आपने क्या देखा कि अब यहाँ पे एक और संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 5 है, तो ये भी हमारा ये परिमेय संख्या हो सकता है, मतलब कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो ये शून्य क्या है, ये पूर्ण में आता है, ये पूर्णांक ये में आते हैं जो कि निगेटिव संख्या है, और ये प्राकृत संख्या है। तो बताने का मतलब ये था कि परिमेय संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सभी शामिल होते हैं। यानी कि अब तक जो इसके पहले 3 संख्या आपने देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी के बाद ये परिमेय है, मतलब कि ये तीनों जो है परिमेय संख्या में शामिल होते हैं। तो इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद से हमारा इसमें अब यहाँ से एक और चीज़ है कि हमने बताया कि प्रत्येक 2 प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकलेंगी और कैसे निकलेंगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको संख्याओं का एक परिचय दिया गया है, और इससे रिलेटेड जो भी अब चैप्टर में सवाल हैं या जो भी इससे संबंधित जो भी बातें होंगी इसके बाद वाले क्लास में हो जाएगा। तब तक आप यहाँ पे इसको नोट कर लें और इसको देख लें।